आज से कुछ महीने पहले एक केस सामने आया था। करण नाम का युवक जिसकी हत्या के आरोप श्यामलाल उसके पिता ने लगाए थे। इस मामले को लेकर के कई प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्टों के बाद चर्चा भी हुई। लेकिन इस केस में हुआ क्या क्या अपडेट आए और श्यामलाल के परिवार को क्या अभी तक कोई इंसाफ या फिर कोर्ट की ओर से क्या कार्रवाई रही है या पुलिस ने क्या कार्रवाई की। ये मामला बहुचर्चित था और आप सब जानते हैं कि ये अर्निया का रहने वाला था करण, और इसकी डेड बॉडी जो है वो रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में मिली थी। अब इस केस में नया अपडेट क्या आया है, यही जानने के लिए हम लोग आज दो वकीलों से बात करेंगे। हमारे ऑफिस में दो वकील हैं, एडवोकेट रमन और एडवोकेट पूजा उपल। आप दोनों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इस केस में रमन क्या हुआ है कि बड़ी चर्चा रही उस वक्त और परिवार ये कह रहा था कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आपके पास ये केस कब पहुंचता है और उसके बाद इसमें अब तक क्या कुछ खास रहा है और क्या कार्रवाई हुई है? सरदार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी हम किसी इश्यू पे आपसे बात करते हैं कि हमें कहीं भी कुछ आगे बात रखनी है अपनी, तो आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। सबसे बड़ी बात यही है जी। और इस इश्यू पे आते हैं तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे बड़े सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, मगर फैमिली को पता नहीं था कि किस तरीके से क्या करना, कि क्या होगा आगे फर्दर। जैसे कि उनकी नॉलेज में ये था कि ये एफआईआर जो है ये कटेगी वहाँ पे अर्निया थाने में, मगर एक्चुअल का जो मैटर था ये बनता था सांबा में, रामगढ़ पुलिस स्टेशन में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट था वो सांबा था, तो उसमें एसएसपी जो आना था, इन्वॉल्व होना था, वो सांबा वाला होना था। मगर सारे जो दौड़ रहे थे वो जम्मू वाले के पास दौड़ रहे थे, एसएसपी जम्मू के पास। फाइनली जब एक महीना उन्होंने देख लिया आगे पीछे घूम के कि उनका कोई आउटपुट नहीं आ रहा किसी प्रोटेस्ट का या किसी भी चीज़ का, तो फाइनली जब वो हमारे पास आए हैं अप्रैल मंथ में, तो हमने पहले उनको पूछा कि क्या आपकी एफआईआर कटी हुई है, क्या है आपके पास। उन्होंने हमें डेली डायरी की रिपोर्ट बताई कि हमें यही है कि एक लेटर मिला है, यही पुलिस वालों ने कहा है कि यही आपकी एफआईआर है, हम देख रहे हैं इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मगर जब हमने इसको देखा तो वो एक डेली डायरी रिपोर्ट थी, जिसमें ये सिर्फ हुआ था कि हमें इंफॉर्मेशन है कि यहाँ से डेड बॉडी मिली है। तो फाइनली जब हमने वो ये चीज़ देखी तो हमने पुलिस वालों को पूछा कि क्या है इसमें, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई एफआईआर है ही नहीं। तो जब मैंने पार्टीज को कहा कि इसमें कोई सिट कॉन्स्टिट्यूट हुई है या क्या है, उन्होंने कहा कि हमें भी इस चीज़ की नॉलेज में, हम किसी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूट हुई है, मगर मेंबर्स का उनकी फैमिली को कुछ नहीं पता था कि कौन मेंबर है सिट के, कौन बीच में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कौन हेड कर रहा है, कोई नॉलेज नहीं थी उनको। तो फर्स्ट तो हमने उनको ये कहा कि आप जाओ पुलिस स्टेशन में पूछो कि आप प्रोसेस क्या है, क्या कोई एफआईआर के आगे होने वाला है कुछ या नहीं होने वाला। वो बोलने लगे कि हम जब भी जाते हैं तो हमें बाहर से बोलते हैं कि भाई आप जाओ, हम जब जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। तो उसके बाद फाइनली जब हमने ये चीज़ देखी कि पुलिस वाले भी एंटरटेन नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, फिर हमने वो डेली डायरी की रिपोर्ट जो थी वो उसके मुताबिक ही पिटीशन बना के, एप्लीकेशन प्रोटेस्ट बना के हमने फाइल की सांबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था वो क्रिमिनल की पावर का डील करता था, तो उन्होंने आगे फर्दर ट्रांसफ़र की जो आगे रूटीन में जजेस होते हैं जो डील करते हैं। अब इसमें अपडेट क्या है, अब इसमें नया क्या हुआ है? क्योंकि परिवार को कोई राहत मिली है, वो जो इंसाफ मांग रहे थे और इंसाफ के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, कभी मीडिया के पास कभी पुलिस के पास, लेकिन जैसे आपने बताया कि सुनवाई नहीं उनकी हो पा रही थी या फिर उन्हें जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से केस को डील किया जाए। और जब आपके पास ये केस आया, आपने इसमें क्या एफर्ट्स जो हैं वो किए हैं और उसके बाद अब क्या अपडेट आया है इसमें? सर अभी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमने अप्रोच किया तो फाइनली उनको पता नहीं था कि फर्दर आगे करना क्या है। ठीक। तो हमने उनको बताया कि हमने इसमें आगे जो है एक पिटीशन फाइल करनी है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करवाएंगे। ठीक। क्योंकि उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा था कि क्या मैटर चल रहा है, किस तरीके से क्या करना है आगे फर्दर, ना उनकी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे थे, बोलते हम देख रहे हैं, हमने देखना है क्या करना है। तो फाइनली हमने जब पिटीशन फाइल की तो उसमें ये चीज़ आई सामने कि उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह था कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो असरटेन नहीं हो रहा है। तो जो पुलिस वालों की रिपोर्ट आई उसमें ये चीज़ थी कि इसमें जो है हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बात है। तो उसमें दोबारा से हमने जो रिपोर्ट थी वो कॉल करवाई जैसा आपसे कि फर्दर आगे आप देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद जब रिपोर्ट आई है तो उसके बाद उन्होंने देखा है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या असरटेन हुआ, उसके मुताबिक उन्होंने फैमिली से स्टेटमेंट्स वगैरह ली, तो अभी फाइनली इसमें एफआईआर जो है वो लॉन्च होगी। लेकिन परिवार और पुलिस के दोनों के अलग अलग बयान थे। हाँ। इसी पर चर्चाएं चल रही थी जी। तो अब इसमें कुछ निकल कर के आया है कि वो हत्या है या फिर नेचुरल डेथ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या है इसमें अभी कुछ? अब इन्होंने यह जो सेक्शन लगाई है 105 जो है बीएनएस लगाई है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है कि किसी की लापरवाही से किसी की डेथ हुई है। जैसे कि
स्टेटमेंट के मुताबिक ये था कि जब उन्होंने जो चीज़ उन्होंने जॉइंटली जिस तरीके से जो भी इशू बना, वहाँ से लड़का तो वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिलवा पाया, वहाँ से वो भाग गया। अभी ये उस चीज़ पे आ रही है कि अगर वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट उस टाइम पे मिलता वो शायद जिंदा होता, क्योंकि 4 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और लड़के ने भी ये चीज़ नहीं बताई कि मैंने उसको कहाँ छोड़ा और किस हालत में है, और फ़ोन भी जो था उसका लड़के का मिला नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो आ गई है उनकी फैमिली की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो फाइनली ये था कि अगर उसको मौके पर ट्रीटमेंट मिलता तो शायद लड़का जिंदा होता। तो मैम आप भी इस केस को डील कर रही हैं, आप दोनों वकील हैं इसमें, आपने इसमें किस तरीके के हालात देखे हैं और परिवार से जब बात होती रही है तो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन परिवार की ओर से दी गई थी और उसके बाद में जो कानूनन कार्रवाई होती है वो किस तरीके से रही है? सर थैंक यू जो आपने हमें इस चैनल में बुलाया। दूसरी बात ये लीगली कॉन्सेप्ट पे ही मैं इस पे बात करूंगी क्योंकि बाकी सारा जो है रमन सर बता चुके हैं। इस केस में क्या हुआ था, जब भी कोई फैमिली अप्रोच करती है, मीडिया के सामने आती है, वो खुद ही बड़े परेशान होते हैं, विक्टिम वो खुद होते हैं, वो क्या करना उन्हें नहीं पता होता है। तो जब हमारे पास भी ये केस जो अप्रैल में आया तो हम लोगों ने डिस्कशन की, फिर जो चीज़ कानूनी तौर पे बनती थी हमने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट में याचिका लगाई। उस याचिका के तहत पहले जो उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट पहले सबमिट की थी हमने, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट थे, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम इस चैनल मतलब किसी भी क्योंकि यू ऑल्सो अंडरस्टैंड जी बिल्कुल, कुछ चीजें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन की हमें नहीं बोलनी चाहिए, तो वो हम नहीं कर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, एफएसएल रिपोर्ट जब देखी गई कुछ पॉइंट्स से लूप होल्स थे उसमें, उस पे कोर्ट ने डायरेक्शन दी हमारे आने के बाद कि भाई आप इसको फिर से इनके जो है एफएसएल इसके सैंपल्स भेजें। तो सैंपल्स फिर से वो किए गए, एफएसएल रिपोर्ट बनाएगी सिट, ऑल्दो सिट कॉन्स्टिट्यूटेड थी, बट फैमिली बिल्कुल परेशान रहती है कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं, मेरे घर का एक बच्चा चला गया, जवान बच्चा चला गया है और मुझे तो इन्फॉर्मेशन दो। वही उस फैमिली के साथ हो रहा था उस समय। तो जब हम आए हमने कोर्ट की हेल्प ली, कोर्ट में पूरा लीगली उनको असिस्ट किया, जो उनके राइट्स थे उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से हम लोग सांबा जाते थे, ऑल्दो सांबा आप भी समझते हैं कितनी दूर है, बट फैमिली की चीजें देख के हमें भी लगा कि दैट वी शुड हेल्प। हम लोग अगर वकील हैं तो वकील होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं, और इंसान की परेशानी अगर बीइंग अ ह्यूमन नहीं समझेंगे तो क्या होगा। तो इसी बेसिस पे हमने उनकी हेल्प करी, लीगली जो पॉसिबिलिटी थी उसी बेसिस पे सिट में उनकी रिस्पॉन्ड आना शुरू हुए। पुलिस जो सिट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसमें जो इंचार्ज थे, जिनको एसडीपीओ सर थे, उन्होंने अपने रिस्पॉन्स दिए, रिपोर्ट सबमिट की, रिपोर्ट्स के बेसिस पे सारी की सारी चीजें सामने आती गई कि एक सिट कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और एफएसएल रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी थी। फिर सैंपल्स जो थे उनको फिर से एफएसएल उन्होंने करवाया, उसके बेसिस पे जो बच्चों ये जो है विक्टिम की फैमिली थी उन सब के उन्होंने स्टेटमेंट्स लिए, और स्टेटमेंट्स लेने के बाद 27 ऑफ दिस जुलाई को एफआईआर उन्होंने लॉन्च कर एफआईआर लॉन्च हुई जी है। सर जी रमन, आखिरी सवाल है इसमें अब कि परिवार का आप क्या कहना है, परिवार से क्या अब परिवार उम्मीद कर रहा है और आप क्या सोचते हैं कि परिवार के इस वक्त आपसे जो बात हुई है वो क्या कह रहे हैं? इंसाफ की जो एक उम्मीद थी, जो एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही थी अब हुई है, वो क्या कह रहे हैं? सर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी सारी जगह पुलिस की नेग्लिजेंस रही है, उनको पता नहीं था कि हमारा मैटर कहाँ पे है, किस तरीके। अभी फाइनली वो ये चीज़ कह रहे थे कि हमें कोर्ट से बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोर्ट से एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई है, और कोर्ट पे उनको थोड़ा सा विश्वास है, तभी वो कोर्ट में आए थे। और जिस तरीके से हमने अपने एफर्ट्स किए, उनको भी ये लग रहा है कि किसी तरीके से हमारा काम जो है वो कोर्ट की इंटरव्यू से हुआ, अदरवाइज वो कोर्ट का काम। जी बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, और आप हमारे चैनल पर आए। और श्यामलाल जो अपने बेटे के हत्या का आरोप उनका है, वो इस इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। एक लंबा समय वो मीडिया के सामने आते रहे, अलग अलग सोशल वर्कर्स के पास गए, अप्रोच की, क्योंकि जिस परिवार का बेटा नौजवान जिसकी डेथ हो जाए वो कैसे हुई ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस मामले में ये दो वकील हैं जिन वकीलों ने उस परिवार की सहायता की है, उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं और कानूनी तरीके से एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है। और अब एफआईआर दर्ज हुई है, अब इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकल करके आता है ये देखना होगा। लेकिन परिवार को जो उम्मीद थी पुलिस से, वो परिवार को उस तरीके की सहायता पुलिस प्रदान करने में जो है वो कामयाब नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा। और कोर्ट से अब जो निर्देश मिले उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई है। अब इस केस में आगे क्या निकल के आएगा
उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं और ऐसे मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, पुलिस के आला अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।